हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। गाइस, जो मैंने स्टोरी स्टार्ट किया है अभी, माय मेड इज़ नॉट अ ड्रैगन का सीज़न 2, उस पर रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा बेकार है। फ़िलहाल के लिए तो बेकार है। तो जब तक उस पर रिस्पॉन्स ठीक नहीं होता है, मैंने सोचा कि मैं एक छोटा सा स्टोरी और स्टार्ट कर देती हूँ इसके साथ में। ये स्टोरी बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत स्वीट है, लविंग है। इस स्टोरी का स्टोरी लाइन मैं बता देती हूँ। इस स्टोरी का स्टोरी लाइन ऐसा है जिसमें वांगजी को ऐसा बताया जाता है कि वो क्रूल है, बहुत ज़्यादा क्रूल है। वो इतना क्रूल है कि ओमेगास को अपने आस पास मंडराने नहीं देता है, देखते ही उन पर हमला कर दिया करता है। इतना क्रूल है वो। कभी किसी से हंसकर बात करना तो बहुत दूर की बात है, किसी से बात ही नहीं करता है। इस स्टोरी में उसका सिर्फ अंकल है, उसका एक बड़ा भाई है लांगसिचन, उसका अंकल लानचिरन। उसके माता पिता की डेथ बचपन में ही हो चुकी है। वो सेक्लूजन में रहता है, अकेले रहता है। लान क्लान से काफ़ी दूर उसका घर है जिंगशी, जिसमें वो अकेला रहा करता है। वहाँ पर वो अपने लिए थोड़ा फल फूल भी उगाता है और उन्हीं से अपना गुजारा किया करता है। वो लान क्लान में नहीं आता है, मेन क्लान से बिल्कुल दूर रहा करता है। वो बहुत ज़्यादा कोल्ड है। इस स्टोरी में टॉप वांगजी है, बॉटम बीइंग है। इस स्टोरी में अंकल कुरैन, जो कि जितने ज़्यादा कोल्ड दिखते हैं उतने हैं नहीं। लान सिचन खुद भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, पर उनके बारे में रूमर्स हैं कि लान क्लैन के सभी लोग बहुत ज़्यादा क्रूल हैं और कठोर हैं, कोल्ड हैं। इसलिए जब लान चिरन, जो कि अपने छोटे नेफ्यू लान वांगजी के लिए जियांग क्लान में रिश्ता भेजता है जियांग यानली के लिए, तो मैडम यू का जो ईगो है ना, वो आ जाता है बीच में कि मैं मेरी बेटी को कैसे भेज दूँ एक कोल्ड इंसान के पास। तो वो जियांग यानली की जगह पर किसी और को भेज देती हैं, जिससे वो दिल से नफरत करती हैं। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पर हाँ, उससे पहले आपको याद दिला दूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को शेयर कर देना ऑल वांगशियान लवर्स के साथ में। एफएफ की स्टार्टिंग में हम देखते हैं लान क्लान। लान क्लान में अभी के लिए क्लान लीडर हैं लान चिरन, जो कि वहाँ अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। उनके पास वाली सीट पर ही लान सिचन बैठे हुए हैं और काफ़ी सारे एल्डर्स हैं। उनमें आपस में चर्चा चल रही है कि राजकुमार वांगजी को क्लान में वापस लाने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि अगर वो क्लान से ऐसे ही बाहर रहे, क्लान से कटे कटे रहे, तो वो क्लान से दूर हो जाएंगे और कुछ समय बाद क्लान के बारे में भूल ही जाएंगे। क्लान के किसी भी मीटिंग में, किसी भी मैटर में वो कभी भी अपनी सहभागिता नहीं दिखाते हैं। वो दूर दूर ही रहा करते हैं, अपना पार्टिसिपेशन वो नहीं दिखा पाते हैं। एक जो एल्डर हैं लान क्लैन के, उन्होंने कहा, चिरन, तुम्हें उसकी शादी करा देनी चाहिए। इससे हो सकता है उसके सर पर जिम्मेदारियों का बोझ आए और वो समझ पाए कि उसकी ज़रूरत है हम सबको। लान चिरन, जिन्होंने अपने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं। वो एल्डर लान चिरन से भी बड़े थे, तो वो उन्हें नाम से बुला रहे थे। एक और एल्डर वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, पर वांगजी से शादी करेगा कौन? हमें जहाँ तक मालूम है कि उससे सब लोग डरते हैं, उसकी क्रूरता से सब लोग डरते हैं। जब से उसने वो खून किया है, उसके बाद से सब लोग उससे दूर रहना पसंद करते हैं। कोई उसके पास जाना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमें ऐसा लड़की कहाँ मिलेगी? ऐसी लड़की जो उसका साथ दे सके, उसके साथ रह सके, मुझे नहीं लगता कोई हो सकती है। अंकल चिरन, जो खुद भी सोच रहे थे कि बात तो सही है, जब से वांगजी ने अपने फादर का खून किया है, तब से ही कोई भी उसके आसपास भटकने से भी डरता है। एक और एल्डर, जिन्होंने कहा, अरे एक जगह है जहाँ से हो सकता है हमें संदेश सही मिले। अंकल चिरन, जिन्होंने कहा, कौन? उस एल्डर ने कहा, जियांग राज अभी बहुत बड़ी मुसीबतों से जूझ रहा है। कुछ समय पहले उन्होंने वैन राज के साथ युद्ध लड़ा है। युद्ध के पश्चात उनकी हालत ठीक नहीं है। अगर हम उन्हें अपनी तरफ से सहायता करें तो हो सकता है वो मना ना कर पाएँ। वो नहीं कर पाएंगे। अंकल चिरन, जिन्होंने कहा, पर ये तो गलत है, हम उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उस एल्डर ने कहा, हमें अपने नियमों में थोड़ी सी वृद्धि करनी होगी। आपको ये करना होगा। क्लान लीडर लान, आप भी जानते हैं, अगर वांगजी हमारे क्लान में दोबारा से नहीं आया तो कुछ भी हो सकता है। हम अपने राजकुमार को ऐसे नहीं रहने दे सकते। वो अकेले रहते हैं, किसी से बात नहीं करते। ऐसे तो वो पछतावे की आग में खुद ही जलकर मर जाएंगे।
सचिन जो खुद भी वहाँ बैठे थे, उन्होंने ये सुना तो उनके तो रोंगटे उठ आए थे बॉडी में, क्योंकि वो जानते हैं उनके भाई को वो खो नहीं सकते। उनके पास फैमिली के नाम पर बस 2 ही लोग तो बचे हैं, एक उसके अंकल और दूसरा उनके भाई। वो वांग जी को ऐसे नहीं खो सकते। उन्होंने अंकल की तरफ देखा और कहा, शिफू वो सही कह रहे हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। अंकल चिरन ने सचिन की तरफ देखा और कहा, सचिन क्या तुम्हें लगता है ये सही होगा? सचिन जिन्होंने कहा, हाँ अंकल मुझे लगता है ये सही रहेगा। प्लान चिरन जिन्होंने कहा कि वो थोड़ी देर इस बारे में सोचना चाहते हैं, इसके बाद कोई फैसला लेंगे। उसके बाद वो मीटिंग तो हट गई वहाँ से, मतलब सब लोग अपने अपने क्वार्टर में चले गए थे। अंकल चिरन जो अब अपने कमरे में आ चुके थे, वो वहाँ बैठकर बस सोच रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन उनका फ़ायदा उठाना भी गलत होगा। जियांग क्लैन वालों का ऐसे फ़ायदा उठाना बहुत गलत होगा, पर वो जानते हैं उनके पास ये एक रास्ता है, वरना खुद से तो कोई भी वांग जी के साथ शादी करने के लिए नहीं मानेगा। सचिन जो उसी समय अंदर आ रहे थे, उन्होंने दरवाजे पर नॉक किया। अंकल चिरन ने उन्हें आने की परमिशन दे दी। सचिन जो कि वहीं आकर बैठ गए, उन्होंने अपने घुटनों पर बैठते हुए कहा, शिफू। उसे घुटनों पर बैठते हुए देखकर अंकल चिरन जो हैरान थे, उन्होंने जाकर सबसे पहले तो सचिन को खड़ा किया और कहा, सचिन तुम होने वाले क्लान लीडर हो, तुम्हें अपने घुटनों पर नहीं झुकना चाहिए। सचिन जिन्होंने कहा, फिर शिफू आप मान क्यों नहीं जाते? अंकल चिरन जिन्होंने एक शाय किया और कहा, ठीक है मैं मान गया हूँ, लेकिन इसके बाद अगर कुछ गलत होता है तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी। सचिन जिन्होंने कहा कि ठीक है वो ज़रूर लेंगे इसकी जिम्मेदारी। इसके बाद अंकल चिरन जिन्होंने जियांग राज्य के लिए एक पत्र लिखा था, जिसमें था कि वो अपनी मदद करेंगे, लेकिन इसके बाद वहाँ की राजकुमारी को उनके छोटे नेफ्यू लान वांगजी के साथ में शादी करनी होगी। इस पत्र को भेजे हुए 2 दिन से ज़्यादा हो चुके थे, लेकिन अभी भी जियांग राज्य से कोई भी संदेश रिटर्न में नहीं आया था। कोई भी रिस्पॉन्स उन्होंने दिया ही नहीं था। इस बात से अंकल कुरैन जिन्हें लग रहा था कि कोई भी अपनी बेटी की शादी क्यों वांग जी से कराएगा, भले उन्हें मदद की ज़रूरत ही क्यों ना हो। वांग जी सच में बहुत कोल्ड है। जब उसने अपने पिता को मार दिया तो सब लोग उससे डरते ही होंगे, तो उससे शादी कोई करेगा भी नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जियांग राज्य में जब वो संदेश पहुंचा था तो उसे पढ़ने के बाद जियांग फैमिली और मैडम यू दोनों बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा कि ये सब कुछ कैसे हो सकता है, ऐसा वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी बेटी तो ऑलरेडी किसी को पसंद भी करती है और उसकी सगाई भी वहाँ हो चुकी है। वो अब किसी और के साथ उसकी शादी नहीं कर सकते हैं। मैडम यू और जियांग फैमिली दोनों ने ही इस बात से इनकार कर दिया था कि वो अपनी बेटी को तो वहाँ नहीं भेजेंगे। वो भी एक ऐसे इंसान के पास जिसने अपने खुद के फादर को मार दिया, तो उनकी बेटी का पता नहीं क्या हाल करेगा। उन्होंने सोच तो लिया था कि नहीं करेंगे, लेकिन उनकी राज्य की हालत ख़राब होती जा रही थी। उन्होंने वैन राज्य के साथ जो युद्ध लड़ा था उसमें वो लोग न्यूट्रल रहे थे, ना वैन राज्य जीता था ना जियांग राज्य, लेकिन जियांग राज्य को वैन राज्य से ज़्यादा नुकसान हुआ और इसी वजह से वो उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे थे। वो सोच रहे थे कि अब वो क्या करें, उनके पास कोई और रास्ता नहीं है, उन्हें लान राज्य से मदद लेनी ही होगी। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनका तो पूरा परिवार ही बर्बाद हो सकता है। अगर उन पर किसी और ने दोबारा हमला कर दिया तो उन्हें ऐसा करना होगा, पर वो क्या करें अभी। जियांग राज्य के राजा जियांग फैमिली ने जाके अपनी धर्मपत्नी मैडम यू से जाके बात की। महारानी यू जिन्होंने साफ मना कर दिया कि अगर उन्हें मदद लेनी भी है तो वो क्यों ना जिन राज्य से ले, जहाँ पर उनकी बेटी को शादी करके जाना है। उन्होंने जिन राज्य के लिए पत्र लिख दिया था। पत्र को वापस आने में ज़्यादा समय नहीं लगा। वहाँ से पत्र आया था जिसमें था कि वो उनकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि उनके रिश्ते वैन राज्य के साथ बहुत अच्छे हैं। अगर वो जियांग राज्य की मदद करते हैं तो वैन राज्य के साथ उनके रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, इसलिए वो उनकी मदद नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, उनकी बेटी से शादी ज़रूर वो करेंगे। इसके लिए मैडम यू को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बेचारी मैडम यू जो अब सोच रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए। उस दिन वो पता नहीं क्यों अनजाने में ही सर्वेंट क्वार्टर की तरफ चली गई। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, तो वो वहाँ जा रही थी सर्वेंट्स के ऊपर गुस्सा करने के लिए, और किसके ऊपर गुस्सा उतारेगी। वहाँ जाकर उसने एक लड़के को देखा जो वहीं बैठ करके खेल रहा था। कुछ रोप्स के साथ में वो खेल रहा था। कुछ रोप्स को पहले वो एक जगह पे फोल्ड करके रखता और उन्हें उठाकर दूसरे कमरे में रखा था। मतलब वो ऐसे खेलते हुए काम कर रहा था और अपने मन में ही शायद कुछ गुनगुना रहा था। उसकी आवाज़ तो निकल नहीं रही थी। उसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी, लेकिन वो देखने में बहुत ज़्यादा बदसूरत था। मैडम यू को तो बहुत ज़्यादा बदसूरत लगता है, क्योंकि उसका आधा फेस जला हुआ है। इस लड़के का नाम बी वुशान है। दिखने में बहुत ज़्यादा दुबला पतला और बहुत छोटा सा लगता है, पर इसकी उम्र 20 साल है। बस दिखने में 12 साल का बच्चा लगता है।
ये बोल भी नहीं सकता है। असल में इसके साथ बचपन में बहुत बुरा हुआ है, जिसकी वजह से इसका आधा चेहरा झड़ चुका है और इसकी आवाज़ भी जा चुकी है। ये बोल भी नहीं सकता। इसके गले से किसी भी तरह की कोई भी आवाज़ नहीं निकलती है, ना रोने का साउंड, ना किसी और चीज़ का साउंड निकलता है। मैडम यू जिन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। इस लड़की के ऊपर तो और भी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो इस लड़की को अपने महल से निकाल भी नहीं सकती और वो रखना भी नहीं चाहती है। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वहाँ पास ही में एक चूल्हा जल रहा था, वहाँ पे आग सुलग रही थी। वहाँ से एक अंगार को उठाया उसने, अपने हाथ से नहीं, एक चमटे से उठाकर विंग को पकड़ा और उसके हाथ पर रख दिया। विंग, जिसकी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू निकल रहे थे, वो रो नहीं पा रहा था क्योंकि उसके गले से आवाज़ नहीं निकलती है, लेकिन वो चटपटा रहा था। वो मैडम यू से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, नाकामयाब कोशिश, क्योंकि वो दुबला पतला, बहुत ज़्यादा दुबला पतला है। उसके अंदर ताकत की बहुत ज़्यादा कमी है और इतना ज़्यादा उसे चोट लगी थी, इतनी बुरी तरह से उसे दर्द हो रहा था कि वो वहाँ पर बेहोश भी हो गया। मैडम यू को इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ा। उन्होंने उसे वहीं छोड़ दिया, उसी अधमरी सी हालत में। उसका हाथ जल गया था। उस अंगार को वहीं छोड़कर, उस पर अटक कर और विंग को वहीं उसी हालत में छोड़कर वो चली गई थी। हाँ, ये विंग था जो इतनी बुरी हालत में है। विंग जो कि हर किसी से डरता है, मतलब हर किसी से, किसी के भी आसपास रहना उसे बिल्कुल नहीं भाता। उसे कोई भी अगर इंसान दिखता है वो डर कर छुप जाया करता है। पर आज उसने ध्यान नहीं दिया कि मैडम यू आ रही थी, वरना वो जाकर अपने कमरे में छिप जाता, क्योंकि उसे सबसे ज़्यादा डर इसी औरत से लगता है। उसे इस औरत से बहुत ज़्यादा डर लगता है कि इसे देखते ही वो कभी कभी तो बेहोश भी हो जाता है। और इसी बात का घमंड मैडम यू को है कि वो इतनी ज़्यादा क्रूल है इस लड़के के साथ में कि उसे देखकर बेहोश भी हो जाता है। कभी कभी उसे गुस्सा भी आता है और वो गुस्सा विंग के ऊपर उतारती भी है। विंग की बॉडी पर कई सारे निशान हैं, इवन जीडियान के भी कई सारे निशान हैं। विंग यहाँ पर बिल्कुल अकेला है, उसका ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं है। कुछ समय पहले तक एक ग्रैनी ज़रूर थी जो उसका ख्याल रख लिया करती थी, पर अब वो भी नहीं है, वो भी जा चुकी हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। इसलिए विंग का ख्याल रखने के लिए यहाँ कोई भी नहीं था। विंग यहाँ वहाँ पर उस जगह पर घंटों तक उसी हालत में पड़ा रहा। जब उसे होश आया तब शाम हो चुकी थी। विंग अपनी जगह से उठा। वो बहुत बुरी हालत में था, उसकी आंखों से अभी भी आंसू आ रहे थे। उसे अपने हाथ पर बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो रही थी। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। उसे गुस्सा भी आ रही थी, अपने ऊपर हमदर्दी भी महसूस हो रहा था। वो अपने आप में ही बोल रहा था कि क्यों ना वो उसी दिन मर जाता जिस दिन उसके पेरेंट्स की मौत हो गई थी, तो उसे इतना ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ता। विंग जो कि अपनी जगह से खड़ा हो गया और अपने रूम में आ गया। वहाँ आने के बाद उसने अपने आसपास देखा कि उसे कुछ मिल जाए लगाने के लिए, पर वो एक स्टोर रूम था, वहाँ पर कुछ भी नहीं था लगाने के लिए। वहाँ पर बस कचरे का सामान या फिर वो सामान जो इस्तेमाल नहीं किया जाता है, वो सब कुछ पड़ा हुआ था। विंग ने उसी खंडर सी जगह में, उसी एक जो स्टोर रूम था, वहाँ पर सब कुछ देखा। उसे वहाँ पर बस एक छोटा सा कपड़ा मिला। उसने उस कपड़े को उठाया और अपने हाथ पे आहिस्ता से बांध दिया। उसके हाथ में बहुत जलन हो रही थी, बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी, फिर भी उसने खुद पर काबू किया। वहाँ बैठने के बाद में उसने अपने घुटनों को हक कर लिया, अपने फेस को अपने घुटनों के बीच छिपा लिया और वो रोने लगा। उसका मन करता है वो ज़ोर से चिल्लाए, ज़ोर ज़ोर से रोए, पर वो नहीं कर सकता क्योंकि उसकी आवाज़ वो नहीं है उसके पास। विंग जो वहाँ रोते रोते कब सो गया उसे मालूम ही नहीं चला। उसकी नींद आधी रात को खुली जब कोई उस स्टोर रूम के दरवाजे को बार बार नॉक कर रहा था। विंग जानता है ये कौन है, उसे और ज़्यादा डर लग गया। वो एक छोटे से कॉर्नर में जाकर छुप गया। उसने पूरी तरह से अपने आप को उस कॉर्नर में समा दिया था कि नहीं, अगर ये दरवाज़ा आज खुल गया तो आज फिर उसे वो इंसान मारेगा, बहुत मारेगा। विंग जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, उसे डर लग रहा था कि ये दरवाज़ा खुल ना जाए। वो दरवाज़ा लकड़ी का था और टूटा हुआ था पहले से ही। उसे कितने ही कसके क्यों ना लगाया जाए वो खुल ही जाएगा। वैसा ही हुआ, वो दरवाज़ा खुल गया और विंग का डर बिल्कुल साबित हुआ। वहाँ पर वही इंसान खड़ा था जिससे उसे डर लगता है। जियांग राज्य का राजकुमार जियांग जेंग जो वहाँ खड़ा हुआ था, नशे में धुत। उसके हाथ में अभी भी शराब का एक जार था जिसे वो पी रहा था और पीते पीते अंदर आया। उसने अंदर आते ही अपने मुंह को अपने स्लीव से साफ किया और कहा, वी वुशान, तुम कहाँ हो? आ गए तुम, जल्दी आओ मेरे सामने। आज फिर माँ ने मुझे डांटा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। विंग को सबने यहाँ पंचिंग बैग समझ रखा है। जिसे भी गुस्सा आता है वो यहीं आता है विंग के पास उसे मारने के लिए। उनका गुस्सा वहाँ आकर के शांत हो जाया करता है। विंग जो कि अभी भी उस एक कॉर्नर में
एकदम चुप कर बैठा हुआ था, अपने आप को उस कॉर्नर में समेटे हुए था। जियांग चेंग जो नशे में धुत था, उसने अपने चारों तरफ देखा, उसे विंग नज़र नहीं आया। विंग कुछ सामान के पीछे छुपा हुआ था। उसकी आवाज़ तो वैसे भी नहीं निकलती है, बस उसकी सांसों की आवाज़ जो कि आ रही थी। उसने खुद की सांसों को काबू करते हुए खुद के मन में कहा, नहीं नहीं विंग, तुम नहीं रो सकते, तुम नहीं रो सकते। विंग जिसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं निकलती है, उसने अपने आप को समेट लिया था। लेकिन जियांग चेंग जो कि देख रहा था हर तरफ, वो नशे में बहुत ज़्यादा धुत था। आज वो ज़्यादा पी कर रहा था, रोज़ के मुकाबले कुछ ज़्यादा, इसलिए उसे खड़े होते भी नहीं बन रहा था। वो कब वहाँ से गिर गया और गिर करके उसका सर किसी चीज़ पर लगा। वो चिल्लाया भी, बहुत ज़ोर से चीखा वो, और चीख कर वहीं बेहोश हो गया। उसकी चीख इतनी ज़ोर की थी कि आसपास के सर्वेंट्स जो क्वार्टर्स हैं उनमें आवाज़ गई थी। और ये जियांग चेंग की आवाज़ है, ये सब लोग समझते हैं। वो यहाँ रोज़ आता है, हर रोज़, क्योंकि हर रोज़ उसे मैडम यू से डांट पड़ती है, क्योंकि वो शराब में धुत रहता है, नशे में रहता है और कई सारी लड़कियों के बीच में घिरा रहता है। मैडम यू को इस बात से चिढ़ है। वो इस बात के लिए हमेशा उसे डांटती रहती हैं कि उसे राज्य की देखभाल करनी है। क्या वो इस तरीके से राज्य की देखभाल करेगा? जियांग चेंग के लिए हालांकि उसकी माँ बिल्कुल सही है, लेकिन जियांग चेंग जो उसे बिल्कुल सही नहीं मानता है। उसके अकॉर्डिंग तो ये है कि अगर उसके फादर जब तक ज़िंदा है तब तक वो राज्य संभाल रहे हैं। उसके फादर के बाद तो उसके हाथ में राज आना ही है। क्यों ना वो उस टाइम तक मस्ती मजाक करे, चीज़ों को एक्सप्लोर करे, समझे, देखे और मस्ती करे, मौज मनाए। लेकिन उसकी माँ ये सब नहीं समझती है और इसलिए जियांग चेंग को गुस्सा आता है और वो हमेशा विंग के पास आता है उसे मारने के लिए। अभी जो वो चीखा था तो सर्वेंट्स जो कि दौड़कर उसी स्टोर रूम में आ गए थे। वहाँ पर जियांग चेंग पड़ा हुआ था, उसके सर से खून बह रहा था, बहुत तेज़ी मात्रा में खून बह रहा था और आसपास विंग कहीं नहीं दिख रहा था। वो सर्वेंट्स जो भागते हुए मैडम यू को और महाराज जियांग फैमियान को, साथ में राजकुमारी जियांग यानली को बुलाकर लेकर आए थे। मैडम यू जो वहाँ पर खड़ी हुई थी, उन्होंने जियांग चेंग को देखा, जियांग फैमियान ने भी देखा, लेकिन यानली जो अपने भाई के पास दौड़ कर आ गई, उसने अपने भाई को अपनी गोद में रख लिया उठाकर उसके सर को और कहा कि वैद्य को बुला के लेके आओ, जल्दी वैद्य को बुला के लेके आओ। वो बहुत पैनिक कर रही थी, उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। वो अपने भाई को बहुत प्यार करती है, उसकी बहुत चिंता भी करती है। यानली जिसने आसपास देखा, वहाँ पर उसे विंग कहीं भी नजर नहीं आया। उसने सर्वेंट से पूछा, वी वुशियान कहाँ है? यानली जो विंग को पसंद भी नहीं करती है, नापसंद भी नहीं करती है, लेकिन उसके भाई पर आँच आई है विंग की वजह से, ये सोच कर ही उसे गुस्सा आ रहा था विंग के ऊपर। मैडम यू और जियांग फैमिया, उन्हें भी गुस्सा आ रहा था विंग के ऊपर, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वैद्य को बुलाया गया और जियांग चेंग को वैधशाला में ले जाया गया। मैडम यू जो वहाँ पर बैठी हुई थी, वैद्य ने जियांग चेंग को चेक किया और कहा कि इन्होंने बहुत ज़्यादा पी ली है, इसलिए थोड़े नशे में है, इसलिए बेहोश हो गए हैं और सर पर ज़्यादा गहरी चोट नहीं आई है। सर पर छोटी सी चोट आई थी जहाँ से थोड़ा सा खून निकला था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा था विंग के लिए। विंग ने जो खून देखा था उसके बाद तो उसकी हालत और ख़राब हो गई थी। वो वहाँ बैठा हुआ था उसी कॉर्नर में, उसने खून भी देखा था वहाँ से। उसके उस स्टोर रूम में ज़्यादा रोशनी नहीं है, चांद की रोशनी आया करती है और वो विंडो वाली जगह पर बैठा हुआ था, तो वहाँ से वो देख पा रहा था। उसे देखने के बाद तो उसे पैनिक अटैक आ गया था। उस पैनिक अटैक की वजह से उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया था। उसकी जान निकल रही थी, लेकिन उसकी किसी को परवाह नहीं है, वो मिले ना मिले इसकी किसी को चिंता नहीं है। मैडम यू जिन्होंने जियांग चेंग को अच्छे से देखा, उसके माथे पर किस किया और बाद में वो गुस्से में तमतमाते हुए विंग के स्टोर रूम की तरफ निकल गई। वहाँ आने के बाद उन्होंने सब कुछ जो सामान रखा हुआ था उसे इधर उधर फेंकने लगी और कहा, वी वुशियान तुम कहाँ हो? वी वुशियान। विंग जो कि उस कॉर्नर में पड़ा हुआ था, उसे पैनिक अटैक आ रहा था, वो वहाँ गिर गया था। मैडम यू को वो मिल ही गया आखिरकार। उसे उन्होंने देखा कि कैसे वो तिनरा रहा है, छटप रहा है, तड़प रहा है, लेकिन उन्हें उस पर बिल्कुल दया नहीं आई। उन्होंने उसके उसी जले हुए हाथ को पकड़ा, उसी जगह पर जहाँ पर उन्होंने सुबह उसे जलाया था। खींचते हुए वो वहाँ से उसे ले जाने लगी। उसे अभी भी पैनिक अटैक आया हुआ था, लेकिन वो उसे खींचते हुए बाहर ले आई। ला करके उन्होंने उसे बीच एरिया में लाकर पटक दिया। वो एक खुला हुआ एरिया था, जैसे आंगन हुआ करते हैं वैसा, वहाँ ला के पटक दिया। वहाँ पर यानली, जियांग फैमियान भी खड़े हुए थे। मैडम यूजरो ने कहा, बस बहुत हो गया, मैं इसे अपने घर में नहीं रखने वाली। इसे फैमिया कहीं भी भेज दो, लेकिन इसे भेज दो, मेरी नज़रों के सामने से इसे हटा दो, वरना आज मैं इसकी जान ले लूँगी। मैडम यू का जियान चमकने लगा था। फैमियान को पता है कि अगर उन्होंने इसे नहीं रोका, अपनी वाइफ को नहीं रोका, तो सच में एक जिडियन के वार से ये लड़का मर जाएगा। इसकी बैक पर काफ़ी सारे जिडियन के निशान है, इसे कई बार मारा गया है जिडियन से, लेकिन अगर इसे एक बार मारा गया तो ये मर जाएगा। फैमियान जिन्होंने कहा, ठीक है, मैं इसे भेजता हूँ कहीं पर, तुम इसे मत मारो, ये मर गया तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हें पता है ना, ये कर्स्ड है, ये शापित है, ये कर्स्ड है, अगर इसे मारा
तो हम भी मर जाएंगे। इसे छोड़ दो, मैं इसका कुछ करता हूँ। ऐसी जगह भेजूंगा यहाँ से ये कभी भी वापस आने के लायक ना बचे। ऐसा बोलकर जियांग फैमिली जो वहाँ से चले गए थे, उन्होंने कुछ सर्वेंट्स को भेज दिया था विंग को उठाकर लाने के लिए। उसे लाकर एक संदूक के अंदर विंग को बंद कर दिया था और संदूक को नदी में फेंक दिया था उन्होंने। विंग जो कि अभी भी उस संदूक के अंदर तड़प रहा था। वो संदूक पानी के ज़रिए बहते हुए जा रही थी। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का फर्स्ट पार्ट। आई नो बहुत ज़्यादा हर्टिंग था, विंग इसमें बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, पर आई प्रॉमिस उसको खुशी भी मिलेगी, सच में मिलेगी। एंड तब तक के लिए आप लोग गैस कीजिए कि अब विंग का क्या होगा। उसे तो संदूक के अंदर बंद कर दिया गया है, बड़े से संदूक के अंदर, और अब मैडम यू क्या करेगी। उनके राज्य पर क्या अब कोई और खतरा आने वाला है, ये तो हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।